मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के 11वीं कक्षा के इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन, यह इसका संबंध है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसकी क्या कहानी है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जाने कि ये मेसोपोटामिया वर्तमान समय में कहाँ है और क्यों पढ़ा जा रहा है इसको। तो मेसोपोटामिया वर्तमान समय में इराक और ईरान, मुख्य रूप से इराक, थोड़ा सा भाग ईरान में भी कभी कभी रहा है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस देश में हुआ है तो इसका उत्तर इराक होगा। तो हम लोग देखें इस मानचित्र के माध्यम से कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कहां पर हुआ। तो इसको देखते हैं। यह है मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्षेत्र। इस क्षेत्र में देखें तो दो नदी है, एक नदी फरात नदी और दूसरा दजला नदी। कहने का तात्पर्य है यह दो नदियों के बीच का क्षेत्र है जिसका नाम है मेसोपोटामिया। ये दो नदी फरात नदी, दजला नदी, और इन दोनों के बीच में नदियों के जमे कछारों से जिस क्षेत्र का मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ वही मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्षेत्र रहा, जो वर्तमान समय में इराक में है। इस मानचित्र को देखने से नीचे देखें तो ये तीन क्षेत्र में बांट सकते हैं: दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। तो सबसे पहले सभ्यता का विकास दक्षिणी क्षेत्र में हुआ। यहीं से खुदाई भी यहीं पे शुरुआत हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिसका नाम है उर, निपुर, उरुक, बेबीलोन। आगे बढ़े अक्कद, असूर, असीरिया, नीनवे, मारी, ये सब महत्वपूर्ण स्थल है जिसको याद रखना है। तो इस तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार हुआ है, जिसे मुख्य रूप से तीन भाग में बांट सकते हैं। जैसे उत्तरी भाग है स्टेपी क्षेत्र, वहां है। स्टेपी मतलब घास का मैदान। तो यहां पर जो उत्तरी क्षेत्र है यह घास का मैदान है, जिसे स्टेपी क्षेत्र कहा गया। बड़े बड़े मोटे मोटे घास का मैदान होता है। और दूसरा भाग पूर्वोत्तर भाग इसे कहा जा सकता है। यहां वृक्ष और पर्वत से आच्छादित क्षेत्र है। यहीं पे सर्वप्रथम 7000 वर्ष पहले कृषि का विकास हुआ था। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग जो उपजाऊ तो है, उपजाऊ तो निश्चित रूप से होगा ही, क्योंकि ये फरात और दजला नदी के मुहाने पर बसा हुआ क्षेत्र है। तो कछार यहाँ जमा होते हैं, उपजाऊ मिट्टी, मैदानी, हर साल मैदानी क्षेत्र यहाँ बनता है। और परिणाम स्वरूप उस समय यह बहुत ही उपजाऊ जगह था। लेकिन वर्तमान समय में यह रेगिस्तान बना हुआ है। आज यह वो स्थिति नहीं है। फिर भी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहीं पर इसी क्षेत्र में दक्षिणी भाग के क्षेत्र में, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग के क्षेत्र में ही लेखन कला का विकास हुआ, जो दुनिया के लिए एक बहुत ही अनमोल कला थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता के विस्तार को भागों में बांटकर देखा। अब हम लोग देखें कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में
इराक और ईरान में जिस क्षेत्र का विकास हुआ, जिस सभ्यता का विकास हुआ, तो ये मेसोपोटामिया का नाम क्यों पड़ा? मेसोपोटामिया एक दो यूनानी शब्द से बना है, मेसोस और पोटामिया। मेसोस प्लस पोटामस, मेसोस प्लस पोटामस, ये दो शब्द से बना है, यूनानी शब्द है। कभी कभी यही पूछता है कि ये किस भाषा से जुड़ा हुआ है, तो ये यूनानी, इसे ग्रीक भाषा बोलेंगे। तो मेसोस, मेसोस का अर्थ होता है मध्य, बीच में, और पोटामस का मतलब होता है नदी। तो जो नदियों के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है उसे ही मेसोपोटामिया कहा गया, और इसी के नाम पर मेसोपोटामिया की सभ्यता नाम दिया गया, और इसे आज हम पढ़ते हैं। इस समय ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार हुआ, इसमें एक चर्चा हम लोग यह करेंगे कि क्या उस समय सिर्फ यही सभ्यता थी? तो इसका उत्तर है नहीं। इस समय दो और महत्वपूर्ण सभ्यता थी, जिसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, जो भारत में विकसित हुआ, और दूसरा मिस्र की सभ्यता, जिसे नील नदी की सभ्यता कहते हैं, वह अफ्रीका महादेश के मिस्र देश में विस्तार हुआ। इस सभ्यता का विकास हुआ। तो समकालीन सभ्यताएं दो थी, हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरी सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। आगे हम लोग देखें कि यहाँ इस क्षेत्र को अगर तीन भाग में इस तरह से बांटे, तो साम्राज्य विस्तार या सभ्यता के विस्तार के आधार पर भी इसे तीन भागों में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले जिस सभ्यता का विकास हुआ उससे सुमेरिया की सभ्यता कहते हैं। इसके बाद बीच में बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हुआ, और सबसे ऊपर असीरिया की सभ्यता का विकास हुआ। तो ये तीन क्षेत्र मिलाकर, तीनों को एक साथ मिलाकर ही हम कहते हैं यह मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अर्थात इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक पूरे विस्तार को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहेंगे। लेकिन यहाँ एक सभ्यता का विकास नहीं हुआ, मुख्य रूप से तीन, और एक और कैल्डिया की सभ्यता भी है। तो चार सभ्यता का विकास यहाँ पर हुआ है। तो आगे देखते हैं, इसकी एक विशेषता देखें तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता मतलब यहाँ कांसे का प्रयोग सबसे अधिक हुआ करता था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। अन्य धातुओं का भी प्रयोग है, लेकिन जिस धातु का सहज और अधिक उपयोग होता है उसे युग के साथ जोड़ दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, चार सभ्यता का विकास हम लोगों ने वर्णन किया। कौन कौन? तो सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैल्डिया की सभ्यता। अब हम लोग एक कथन पर विचार करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सुमेरिया की सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को जन्म दिया, और बेबीलोनिया की सभ्यता ने इसे चरम पर पहुंचा दिया। चरम पर कहने का अर्थ है इसे जितना विकास करना था उतना विकास बेबीलोनिया की सभ्यता में से मिल गया। और असीरिया की सभ्यता ने इसे कायम रखा, बनाए रखा। इस प्रकार मेसोपोटामिया की पूरी कहानी इस कथन में आ जाती है। अब हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के खोज के बारे में जानें। यह सभ्यता तो 7000 वर्ष पहले थी, बहुत पहले थी, लेकिन इसकी जानकारी कब मिली? इसकी जानकारी मिली 1840 ईस्वी में, बहुत बाद में। और इसकी जानकारी कैसे मिली, यह भी एक रोचक तथ्य है। यह जुड़ा हुआ है ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट के सिमार जगह की चर्चा से।
सीमार का अर्थ होता है ईंटों का शहर। तो इस सीमार जगह की चर्चा की गई है ओल्ड टेस्टामेंट में। तो इसमें इस जगह को ईसाई धर्म का पूर्वज का जगह माना गया है और बहुत ही पवित्र माना गया है। इसलिए ईसाई धर्म से संबंधित लोगों ने इसमें रुचि दिखाई और यहाँ आकर बार बार अनुसंधान करने का प्रयास किया और अपने बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में कहे हुए बातों से संबंध जोड़ने का प्रयास किया। और इसी दौरान यहाँ 1840 ईस्वी में खुदाई भी किया गया। खुदाई के दौरान उनका उद्देश्य तो वही था कि जो ईसाई धर्म के पूर्वज यहाँ बसे हुए थे उनसे संबंध स्थापित करना, लेकिन वह संबंध तो स्थापित नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत ही बड़े सभ्यता की खोज हो गई जिसका नाम पड़ा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये कहानी है खोज की, और इसकी खोज 1840 में मारी शहर और उरुक शहर, ये दो शहर सबसे पहले इन्हीं का खुदाई किया गया और इसमें बहुत सारे वस्तु मिले, अवशेष मिले, जैसे आवास मिले, राजमहल मिले, शहर होने का साक्ष्य मिला, कब्र मिला, बर्तन मिला, तरह तरह के धातुओं का बर्तन मिला, मंदिर मिले। मंदिर को उस समय पवित्र माना जाता था और उसको जिगुरत कहा जाता था। मंदिर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदिर को क्या कहा जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, तो उसे जिगुरत कहा जाता था। तो इस प्रकार बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए और उसी अवशेषों के निष्कर्ष पर मेसोपोटामिया की सभ्यता की कहानी गढ़ी गई। आगे देखते हैं 3 मुख्य सभ्यताएं कौन कौन हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसके काल में क्या हुआ है। तो थोड़ा सा वर्णन इस पर करना है। तो सबसे पहली सभ्यता, जैसा मैंने पहले कहा, ये सुमेरिया की सभ्यता का विकास हुआ इस क्षेत्र में। सुमेरिया की सभ्यता, यहाँ पे आबादी 5000 वर्ष पहले बसना शुरू हो गया था। 5000 वर्ष पहले बसना शुरू हो गया था। यहाँ सुमेरिया का अर्थ है, सुमेरिया का अर्थ है काले सिर वाले लोग। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काले सिर वाले लोग किसे कहा गया है। तो सुमेरिया काले सिर वाले लोग का बसाव 5000 ईसा पूर्व पहले यहाँ होना शुरू हुआ। ये लोग 3200 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र का और भी खुदाई किया गया और नए नए शहरों को खोजा गया, जिसमें प्रमुख है ऊर, कीस, लगास, निपुर। ये सब महत्वपूर्ण शहर हैं जिसकी खुदाई बाद में 32 ईसा पूर्व के लगभग में सब किया गया और इससे इस सभ्यता का पूर्ण जानकारी मिलने लगा और यह पता लगा कि यह एक विशाल सभ्यता थी और यह एक शहरी सभ्यता थी जहाँ पर लेखन कला का भी विकास हो गया, नए शहरों का, बड़े बड़े शहरों का भी विकास हुआ था। अब हम लोग इसके एक राजा है जिसका नाम है उर इंगूर। इस राजा का वर्णन आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। यह सुमेरिया का राजा था, उर स्थान का राजा था जिसका नाम था उर इंगूर, और इसने ही सुमेरिया का विस्तार करना शुरू किया और विस्तार दक्षिण से उत्तर की तरफ करना शुरू किया और इसके काल में सुमेरिया सभ्यता का विकास बहुत हुआ। यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व तक कायम रहा और 2800 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का अंत शुरू हुआ और कारण था योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिले। आपस में ही उत्तराधिकारी अपनी सत्ता के लिए लड़ाई शुरू कर दिए और इससे ही बड़ी कहानी यह होती कि बाहरी आक्रमण शुरू हुआ।
यह इतिहास में हमेशा सर्वविदित रहता है कि जब जब सत्ता कमजोर होती है तो बाहरी आक्रमण शुरू हो जाता है, और वही आक्रमण यहां शुरू हो गया। तो जिसके कारण यह सभ्यता का विनाश हुआ। तो इस सभ्यता के विनाश होने के बाद जो नया सभ्यता बना वह बना बेबीलोनिया का सभ्यता। बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास और 28 ईसा पूर्व में सुमेरिया की सभ्यता का अंत के बीच में एक अंत करने वाले सेमेटिक लोग थे, जिसका एक राजा सारगन प्रथम था, जो असीरिया के अंतिम राजा लुगल को हराकर वहां एक नए सभ्यता का विकास करने का प्रयास किया, अपने साम्राज्य को वहां कायम किया। लेकिन उसके बाद सेमेटिक का ही एक और जाति था जिसका नाम था एमोराइट वंश, और उसने बेबीलोन पर अधिकार कर लिया और उसने बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास किया। बेबीलोनिया की सभ्यता यह मेसोपोटामिया की सभ्यता का चरम था, अर्थात मैक्सिमम विकास बेबीलोनिया की सभ्यता में हुआ था। इसकी एक विशेषता यहाँ के एक राजा से है जिसका नाम है हम्मुराबी। वह एक प्रतापी राजा था, योद्धा राजा था। उसके काल में बेबीलोन का जबरदस्त विकास हुआ, चारों ओर सर्वांगीण विकास हुआ। उसने पूरे कानून विधि को एक संहिता के रूप में एकत्र किया, विधि संहिता बनाया, जिसे आर्थिक और सामाजिक कानून को एक पुस्तकीय रूप देकर संकलित किया। लकड़ी पर ये मिट्टी का पट्टा बनाकर उस पर लिखने का काम किया, और इस तरह से एक विधि संहिता बनाया। और यह विधि संहिता आज भी इसको याद किया जाता है। यह बहुत ही कड़ा नियम पर आधारित था। जैसे इसके बारे में एक चर्चा है, आंख के बदले आंख। अगर किसी व्यक्ति ने किसी का आंख फोड़ दिया गया, तो राजा का यह कानून बनाया हुआ था कि उसके बदले में उसका भी आंख निकाल लिया जाए। बहुत कड़ा नियम, जिसके कारण लोग गलत कार्य करने में 100 बार सोचते थे। तो इस प्रकार बेबीलोन की सभ्यता का विकास इसके काल में जबरदस्त हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ। लेकिन हम्मुराबी के बाद एमोराइट वंश में वैसे शासक नहीं हुए जो इसे लंबे समय तक कायम रखते हैं, और जिसके कारण इस सभ्यता का भी कहानी वही कि आपसी संघर्ष और बाहरी आक्रमण कारण बेबीलोन की सभ्यता का अंत शुरू हो गया। तो बेबीलोन की सभ्यता का अंत होने के बाद यहाँ कसाइट और हिट्टियों ने इस पर आक्रमण किया और अपना सत्ता कायम किया। और उसी कसाइट के बाद असीरियाई लोग आए और यहाँ पर साम्राज्य कायम किया। ये असुर को अपना ये स्थान पर अपना ये राजधानी बनाया, और इसी के साथ एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई और सभ्यता का विकास हुआ, जिसे असीरिया की सभ्यता कहा गया। इस असीरिया की सभ्यता में 2 राजा को याद रखना महत्वपूर्ण है। पहला है तिग्लथ पिलेसर। ये तिग्लथ पिलेसर ये असीरिया की सभ्यता का राजा था और बहुत ही प्रतापी राजा था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार उत्तर की ओर किया। इसने तिग्लथ पिलेसर ने बेबीलोन, सीरिया, फोनेसिया इन जगहों पर अधिकार किया। इसके साथ साथ एक अन्य राजा, और इसके बाद तिग्लथ पिलेसर के बाद असीरिया की सभ्यता में जो भी राजा आए वो कमजोर थे, और इस तरह से सभ्यता पतन के रास्ते पर जा रही थी। लेकिन ऐसे ही समय में एक अन्य राजा
जिसका नाम था अशुरबनिपाल। तो इस अशुरबनिपाल ने पुनः असीरिया की सभ्यता को मजबूत किया, शक्तिशाली बनाया और फिर से एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया। तो ये अशुरबनिपाल ने आगे पश्चिम एशिया, आगे बढ़े तो मिस्र, एलम, ये सब स्थानों पर भी अधिकार किया और असीरिया की सभ्यता का सबसे ज्यादा विस्तार कर दिया। इसके बाद पुनः वही कहानी, अशुरबनिपाल के बाद राजा कमजोर होते चले गए और बाहरी आक्रमण शुरू हुआ और वह आक्रमण कैल्डिया और मीडिया का हुआ और इन लोगों ने बेबीलोन पर अधिकार करके फिर से असीरिया के साम्राज्य को समाप्त कर दिया और पुनः एक नए सभ्यता का विकास हुआ। इससे मीडिया या और कल्डिया का साम्राज्य कहते हैं और इसने बेबीलोनिया पर अधिकार किया था। और बेबीलोनिया के विकास के लिए तो काम नहीं किया, ये बहुत ही क्रूर शासक थे, बदनाम शासक थे, इसलिए ये सभ्यता में बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है। लेकिन 612 ईस्वी में इन्होंने अधिकार किया था। आगे कहानी बढ़ती है तो 331 ईस्वी ईसा पूर्व तक बाहर से आक्रमण शुरू हुआ और ये आक्रमण बहुत ही बड़ा आक्रमण था और यह आक्रमण था यूनान के राजा सिकंदर महान का। उस समय सिकंदर महान विश्व विजेता बनने के प्रयास में आगे बढ़ते चला जाता है, यूनान से आगे बढ़ता है और बीच में इराक पड़ता है और उसने इराक पर आक्रमण करता है और 331 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का अंत कर देता है। और यही सिकंदर आगे बढ़ते बढ़ते भारत पर भी आक्रमण करता है और विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है सिकंदर और पोरस की कहानी, जिसमें पोरस ने बहुत बहादुरी से सिकंदर का सामना किया था और उसकी बहादुरी को देखकर ही अंत में वह भारत से लौटने का निर्णय लिया था और इसी दौरान वह उसकी मृत्यु भी हुई थी। तो ये कहानी आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो इस तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत हुआ और यह बहुत बड़ी सभ्यता अपने जमी दोष हो गई। कहने का अर्थ है कि ये मिट्टी में दफन हो गई, जिसकी जानकारी हमें 1840 ईस्वी में मिलती है। तो इस प्रकार आज यह प्रथम भाग है। इस भाग में हम लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता